हिंदी कहानी स्नेहमयी, लेखक जगदीश लखानी, अनुवादक देवी नागरानी। ये कहानी यूट्यूब पर लेखक और अनुवादक दोनों की अनुमति से प्रकाशित की जा रही है। आज मेरे इम्तिहान का नतीजा जाहिर हुआ है और मैं अच्छे अंकों से पास हुआ हूं। इस पर मैं बेहद खुश हूं। इम्तिहान की कामयाबी पर नहीं, बल्कि यह खुशखबरी तुम तक पहुंचाने के लिए। मेरी सफलता मुझसे ज्यादा तुम्हारी सफलता है। तुम्हारी याद मेरे दिल में बसी हुई है। आज तुम्हारी सूरत मेरी आंखों के आगे घूम रही है। हालांकि जिस्मानी तौर पर तुम मुझसे काफी दूर हो, इतनी दूर जहां से न तुम मेरी आवाज सुन सकोगी और न ही मैं तुम्हारी सुन सकता हूं। मुझे पता है उदास होना तुम्हारे स्वभाव में ही नहीं है, क्योंकि भूत तुम्हारे लिए कोई अर्थ नहीं रखता। विगत काल के बाप को तुम बेकार और बेकशिश समझकर बिल्कुल लापरवाही से पलट देती हो। तुम्हारे लिए वर्तमान ही सब कुछ है और वो अभी तब तक जब तक वह वर्तमान ही है, भूतकाल में नहीं बदला है। भूत के साथ वह भी तुम्हारे लिए महत्वहीन बन जाता है, फिर चाहे वह कितना भी अहमियत भरा क्यों ना हो। और भविष्य में तो तुम्हारा विश्वास है ही नहीं। अगर है भी तो सिर्फ इतना ही कि भविष्य वर्तमान को निगलकर भूतकाल को जन्म देता, बस। इससे ज्यादा तुम जमाने को कोई भी अहमियत नहीं देती। शायद यही कारण है कि कोई भी गम तुम्हारी फितरत में दाखिल नहीं हो सकता। एक तरफ तुम हो बेफिक्र, बिना किसी गम के, एक स्वच्छ निर्मल नदी की भांति हमेशा बहती, जो राह के छोटे बड़े पत्थरों से मिलकर अपनी ही खुशी की खुमारी में गाती जाती है। दूसरी तरफ मैं हूं एक भारी पहाड़ी चट्टान की तरह, जो खिसकने पर अपने आसपास की चट्टानों को भी हिला जाता हूं। तुम्हारे पास खुशी खुशी है, मेरे पास गम ही गम है। तुम्हारे पास कहकहे है तो मेरे पास सिसकियां है। तुम्हारे पास बेफिक्री है, मेरे पास फिक्र है। ये सब जानने के बाद क्या तुम बता सकोगी कि एक गम खुशी के पीछे क्यों भागता है? एक सिसकी कहकहे में क्यों बदलना चाहती है? एक फिक्र बेफिक्री की उपासना क्यों करती है? इन सवालों के बारे में सोचते सोचते जब कभी मैं बेहद दुखी उठता हूं, तब मेरा गम और भी बढ़ जाता है। मेरी सिसकी फरियाद में क्यों बदल जाती है? अरे देखो ना, मैं भी कितना बेतुका इंसान हूं। मैंने तुम्हें सुनाना क्या चाहा और सुना क्या बैठा। हाँ, तो मैंने कहा था कि आज मैं इम्तिहान में पास हुआ। जब मैं इम्तिहान देकर आया था तब तुमने कहा था पास होने पर मिठाई खिलाओगे ना? याद है मैंने तुम्हें कौन सा उत्तर दिया था? मैं तो खिलाऊंगा ही, पर तुम्हें भी मिठाई खिलानी पड़ेगी। तुमने मेरी इस बात का अर्थ न समझते हुए कहा था, वाह, पास तुम हो जाओ और मिठाई मैं खिलाऊं। लेकिन मैं जानता था कि अगर मैं पास हुआ भी तो सिर्फ तुम्हारे कठिन परिश्रम के कारण। और उस समय मैंने ज्यादा कुछ न कहकर फकत एक ठहाका लगाया था। इसलिए मैं तुमसे मिठाई की मांग कर रहा हूं। क्यों, अब तो तुम मिठाई खिलाने का कारण नहीं पूछोगी ना? तुम्हें याद होगा जब मैं इम्तिहान देने के लिए तुम्हारे घर आ रहा था, तब मेरे दिल में नाउम्मीदी थी। मेरे सिर पर पहाड़ जैसा तनाव था। मैं नाउम्मीदी और तनाव के बीच में दबता जा रहा था। ऐसी पीड़ादायक मानसिक अवस्था में किताब छूने का ख्याल भी मुझे छू नहीं पाता था। इस हालत से गुजरते मुझे यह दृढ़ विश्वास हो गया था कि मैं फेल हो जाऊंगा। मगर भविष्य हमेशा अस्पष्ट होता है। कभी कभी उसकी धुंधली झलक देखकर गलत अंदाज भी लगाया जा सकता है। और मेरा अंदाजा, जिसे सिर्फ अंदाजा ही नहीं बल्कि एक विश्वास भी कह सकते हैं, गलत ही निकला। या मैं ये कहूं कि तुमने उसे गलत सिद्ध कर दिया। अपने पास होने के सम्मान का हक मैं सिर्फ तुम्हें ही देना चाहता हूं, क्योंकि तुम्हारे उत्साह और परिश्रम ने
मुझे पास होने, न सिर्फ पास होने में, पर नाउम्मीदी की गहराइयों में से भी बाहर निकलने में आज मदद की है। फिर कहो, भला मैं इतना एहसान फरामोश कैसे हो सकता हूं कि तुम्हारा आभार भी न मानो। तुम्हारे घर में और भी तो सदस्य थे, लेकिन उन सबसे ज्यादा तुमने ही मेरा ख्याल रखा। वो बराबर मेरे दोस्त का घर था, पर मेरा घर तो न था। और फिर तुम्हारा मेरा रिश्ता भी क्या था? तुम भी मेरे दोस्त की बहन, मेरी कुछ भी नहीं, फिर भी तुम्हारा मेरे लिए इतना स्नेह, इतनी खातिरदारी, क्या मैं ये भुला पाऊंगा? तुम्हें शायद कुछ भी याद ना हो, क्योंकि तुम कभी भी गुजरे हुए वक्त की ओर मुड़कर नहीं देखती। नहीं, वैसे रोज सुबह तुम्हारे उठने का नियम 8 बजे था, लेकिन मेरे वहां आकर रहने के कारण तुम्हें अपनी नींद में 2 घंटे की कटौती करनी पड़ी। रोज जल्दी उठकर तुम मेरे लिए चाय तैयार करती थी, फिर स्नान के लिए गर्म पानी रखती, और जैसे ही मैं स्नान करके आता, मेरी इस्त्री किए हुए कपड़े टेबल पर पहले ही तैयार पड़े रहते। कभी कभी मैं दिल में महसूस करता था कि तुम्हें बहुत तकलीफ दे रहा हूं। 1-2 बार तुमसे कहा भी कि मेरी इतनी चिंता करने की जरूरत नहीं है, लेकिन तुमने मेरा वो कहा सुना अनसुना कर दिया। मेरी खातिरदारी में किसी तरह की कमी नहीं रहने दी। पहले दिन से ही तुम जैसे मेरे हवाले हो गई। हर वक्त तुम्हारे चेहरे की मुस्कुराहट मुझे खुशी देती थी, तुम्हारी बातचीत मुझे बहलाए रखती थी। बेबाकी वाला तुम्हारा मिलनसार स्वभाव मेरी शख्सियत पर छा गया। धीरे धीरे भूत धुंधला हो गया, जैसे तुम्हारे साथ ने मुझे भूत की वीरान घाटियों में भटकने से बचा ली। मैं दिल लगाकर खूब पढ़ने लगा, अपनी मेहनत का फल तुम्हें खुश करने के लिए तुम्हारे आगे भेंट रखना चाहता था। जब जब भी मैं कहता था कि मैं फेल हो जाऊंगा, तब तुम कहती थी, फेल ही होना था तो फासला तय करके क्यों यहां आए हो? मैं जानती हूं कि तुम अपने जीवन से निराश हो चुकी हो, लेकिन आशा नाम की भी कोई चीज भी है दुनिया में, ये तुम क्यों भुला देते हो? तुम्हें एक चित्त होकर पढ़ना ही पड़ेगा और पास होना ही पड़ेगा, नहीं तो मैं यही समझूंगी कि तुम पढ़ाई से किनारा कर रहे हो और जानबूझकर फेल होना चाहते हो। तुम्हारे उन लफ्जों ने सचमुच मुझ पर जादुई असर किया, इस तरह जैसे किसी थके हारे मुसाफिर के चेहरे पर शीतल जल की बूंदें करती है। इस तरह तुम्हारे स्नेह ने मेरे लिए बयाबान में पानी का काम किया। उस ढाढ़स के कारण ही मैं इतना बड़ा पहाड़ पार करके मंजिल पर पहुंचा हूं। आज अपनी कामयाबी के बारे में सोचते हुए मन में ख्याल आया है कि कैसे संजोग से हमारा मिलन हुआ। मुझे 15 दिन तुम्हारा स्नेह में ही साथ मिला और फिर हम एक दूसरे से जुदा हो गए। मेरे इम्तिहान पूरे हो गए और मैं अपने घर लौट आया, पर आज तक तुम्हारी याद मुझे बार बार आती रही है। शायद तुम्हें भी आती हो, ये मैं कैसे कहूं, क्योंकि मैं जानता हूं कि तुम अपने भूत की तरफ कभी नहीं देखते। लेकिन क्या मैं तुम्हारे लिए केवल माजी ही हूं? क्यों? तुमने ही मुझे जीवन में आशावादी बनाकर जीना सिखाया। इसलिए मैं दिल में सोच रहा हूं, मैं कोई भूतकाल तो नहीं हूं, मैं तो एक संवेदनशील इंसान हूं, जो मैं माजी में भी था, वर्तमान में भी हूं और शायद भूतकाल में भी रहूं। बहुत बहुत शुक्रिया।